नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लीगल करंट अफेयर्स जो कि हाल ही में घटित हुए हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। इसमें कुछ हम 2-3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उनके पीछे के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी पढ़ेंगे कि लॉ में उनका क्या स्थान है, या फिर उन करंट अफेयर्स में जिनके बारे में बात करी गई है वो किससे संबंधित है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि पार्लियामेंट से संबंधित कुछ विशेषाधिकार। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि संसद की जो कार्यवाही चल रही होती हैं उसमें कोई लीडर, चाहे अपोजिशन का हो या फिर वो सत्ता का हो, कुछ ऐसी बातें कह देता है जो कि नैतिक दृष्टि से या फिर कानूनी दृष्टि से सही नहीं होती हैं। तो ऐसी बातों को रिकॉर्ड पे ना लिया जाए, इसलिए हाल ही में दोस्तों प्रेसिडेंट की जो एड्रेस है उसके प्रति जो लीडर, अपोजिशन का लीडर है, उन्होंने एक स्पीच दी, उसके कुछ पार्ट को मिटा दिया गया है दोस्तों, एक्सपंज कर दिया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी स्पीच में ऐसा कुछ होगा जो कि नैतिक रूप से या फिर कानूनी रूप से सही नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया गया। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा कि यदि ऐसा कुछ गलत कोई कह रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्या वो लायबल नहीं हो सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इनको मिले हुए हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इनके विशेषाधिकार के अंतर्गत इनको इन सब चीज़ों से छूट मिली हुई है, ऐसी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से। कभी किसी की आलोचना करते हैं, कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो कि नैतिक या कानूनी दृष्टि से सही नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा इनको विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, ये जिन्होंने अपोजिशन के लीडर है इन्होंने बोला, तो इनको आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का जो 105 आर्टिकल है वो पार्लियामेंट के सदस्य को प्रिविलेज प्रदान करता है, उसके अंदर इन्होंने प्रिविलेज एंजॉय किया। तो दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं। तो ये एक लीगल इम्यूनिटी होती है जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स या फिर जो संसद के मेंबर या फिर विधायिका जो भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके मेंबर्स इस तरह की इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे इनको जो है सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन दिया जाता है। कुछ इनके जो एक्शंस होते हैं उनको केयर करने पर या फिर कुछ स्टेटमेंट है ऐसे करने पर दौरान इनके जो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ होती हैं, यानी कि जो इनकी संसद की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके दौरान अगर कुछ ऐसे कृत्य या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसे कहते हैं तो उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो लायबिलिटी है इनसे इनको प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों, पार्लियामेंट केवल ही एक ऐसी सोल अथॉरिटी है जो इसके बारे में विचार करेगी, जो निश्चय करेगी कि क्या प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ है, यानी प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ है। तो कोई भी कोर्ट इस पावर से, ऐसी शक्ति किसी भी कोर्ट को नहीं दी गई है कि वो इस क्वेश्चन का निर्धारण करे कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ है इस तरह की प्रोसीडिंग्स में। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो अपनी कंसेंट देंगे। तो काउंसिल कैन ईदर कंसिडर द क्वेश्चन एंड कम टू अ डिसीजन एंड और रेफर टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेज, यानी कि एक 10 मेंबर की कमेटी होगी जो कि राज्यसभा में होगी और 15 मेंबर का पैनल होगा लोकसभा में, जो इस तरह क्वेश्चंस को कंसिडर करेगा और उन पर डिसीजन लेगा। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो दोस्तों आर्टिकल 105 एंड 194 दो आर्टिकल हैं जो कि पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि 105 के अंदर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज आता है और 194 आर्टिकल 194 के अंतर्गत आता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स का प्रिविलेज। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो कहता है, जो फ्रीडम प्रोवाइड करता है फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसेस ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस और ऑफ अ कमिटी, यानी कि हाउस और कमिटी की मीटिंग के दौरान जो सिविल प्रोसेस होता है उसके तहत अरेस्ट और डिटेंशन के प्रति ये फ्रीडम प्रोवाइड कराता है सीपीसी। दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, ये है ऑफिस ऑफ मेयर। तो अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी द राइट टू वोट फॉर सेलेक्टिंग द पोस्ट ऑफ मेयर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहीं भी अनुमति नहीं देता है कि जिन मेंबर्स, जो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं, उनको मेयर की पोस्ट को सेलेक्ट करने के लिए वोट करने का अधिकार है।
दोस्तों इसके बारे में जो भारतीय सिस्टम है मेयर्स को सिलेक्ट करने के, उसके बारे में हम जानते हैं। मेयर इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ यूजुअली चूजन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द काउंसलर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, यानी उन काउंसलर्स को अपने ही बीच में से कोई एक मेयर चुनना होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। दोस्तों इसमें क्या है कि जो मेयर हैं वो हेड ऑफ़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, लेकिन जो रोल होता है ये ज़्यादातर औपचारिक होता है, सेरेमोनियल होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सब म्यूनिसिपल कमिश्नर में ही निहित होती हैं। दोस्तों इसके सोर्स की बात करें कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, फंड करते हैं इनको, और ये जो है हर 5 साल में इलेक्शंस को कराने के लिए भी प्रावधान करते हैं। अगर इनके पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं, ये जो 18 आइटम्स हैं जो लिस्टेड है म्यूनसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में 12 शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं। और जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है ये कानून बनाता है, तो ये कोई टास्क असाइन कर सकता है इनसे जो संबंधित है, कि जैसे इनको प्रिपेयर करना है प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस के लिए, या फिर इनको जो है इम्प्लीमेंट करनी है स्कीम्स जो कि इनके ऊपर इनको दी जाएँ, उस तरह की। दूसरे जो काउंसलर्स होते हैं ये कमेटी के थ्रू मोस्ट पावरफुल बीइंग द स्टैंडिंग कमेटी with its role of steering committee exercising executive supervisory फाइनेंशियल एंड पर्सनल पावर्स। जो काउंसलर्स होते हैं ये कमेटी के थ्रू सारी पावर्स को रन करते हैं। और द म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द म्यूनसिपल कमिश्नर। तो दोस्तों म्यूनसिपल कमिश्नर ऐसा है जैसे कि प्रधानमंत्री की शक्ति है संसद में, उस तरीके से तो एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास है। और मेयर की हम समझ सकते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उस तरीके से औपचारिक मात्र। और 1992 का जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड काउंसल्स, नॉमिनेटेड जो काउंसलर्स होते हैं वो इसलिए चूज़ किए जाते हैं क्योंकि इलेक्टेड काउंसलर के द्वारा ये जो स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो एक्सपीरियंस रखते हैं, वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी काम आएगा। इस वजह से क्या होता है कि इनको नॉमिनेट किया जाता है विशेष क्षेत्रों में, हर तरफ संसद में भी नॉमिनेशन की जो पद्धति है वहाँ से भी। तो कुछ ज्ञानी लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है कि ये आए और अपनी सेवाएं दें, जिससे कि इस संस्था को कुछ लाभ होगा उस तरीके से। तो दोस्तों अगला टॉपिक है कि जो ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये प्लान कर रहे हैं टू एक्सटेंड इट्स प्रेजेंस अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एक्सरसाइज ऑडिट कंट्रोल ओवर 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो लुकिंग एट द ह्यूज एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि इन पर काफ़ी सारा फंड जो है वो एलोकेट किया जा रहा है, काफ़ी सारा फंड जा रहा है इनके पास में। तो जो कैग हैं यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया है टू ओपन इट्स ऑफिसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड exercise control and supervision over the proper maintenance of accounts and audit of the Panchayati Raj institutions PRIs. At present, CAG has presence in state capitals and its accountant general's office is responsible for auditing accounts of state government. अभी जो हाल ही में अभी ये स्टेट कैपिटल्स तक प्रेजेंट हैं। तो while the government department draw funds from the consolidated fund, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो कंसोलिडेटेड फंड से फंड लेते हैं, लेकिन जो PRIs हैं वो मनी लेती हैं फ्रॉम सेपरेट फंड अकाउंट्स केप्ट इन बैंक और ट्रेजरी। तो एज रिपोर्टेड द केग हैज़ नाउ डिसाइडेड टू असर्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू सुपरवाइज ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वेदर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड और द स्टेट ट्रेजरी। यानी कि दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का मैंडेट दिया गया है कि सारे की सारी जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड से हो चाहे वो स्टेट ट्रेजरी से हो, उसके ऊपर उसको ऑडिट करेगा, उसको देखेगा, सुपरवाइज करेगा। तो ये दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है। तो PRI कम अंडर परव्यू ऑफ ऑडिट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। और इसके अलावा भी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। तो अभी पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इसके ऑडिट के बारे में जान लेते हैं।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, इसके ऑडिट के बारे में जानते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास किया 1992 में, जिन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगी पंचायत। तो ये ब्लॉक विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, और म्यूनसिपलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत इन एवरी रीजन। तो दिस इंस्टीट्यूटेड अ third tier of governance in the federal framework through the devolution of functions, funds and functionaries to the local government। यानी कि इन्होंने तीसरा टीयर भी ला दिया इस तरीके से। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243J है, जो कि प्रावधान करता है द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। यानी कि जो है 243J प्रावधान करता है पंचायत के ऑडिट के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 243Z जो है वो प्रावधान करता है म्यूनिसिपालिटीज़ के ऑडिट के लिए। और अब जान लेते हैं जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उनके बारे में। तो दोस्तों आर्टिकल 148 to 151 डील करते हैं, जो कैग से रिलेटेड आर्टिकल हैं ये सारे। इसमें क्या करते हैं कि जो कैग है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, उनके हैंड एंड सील के अंडर। और इनको केवल तभी रिमूव किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा, उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है इनको। और ये अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट देखें तो इनका 9th रैंक आता है, और ये सारे उस तरीके का स्टेटस एंजॉय करते हैं जो एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करते हैं। कैग की पावर्स और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं जो परफॉर्म करते हैं, तो ये अकाउंट से संबंधित सारी की सारी जो यूनियन और ऑफ द स्टेट एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी, जो भी पार्लियामेंट लॉ बना करके इनको निर्देश दे, उस तरीके से सबका ऑडिट करने का इनका अकाउंट संबंधी काम है, इनकी ड्यूटीज़ हैं, उनकी पावर्स हैं, वो सारी उससे संबंधित हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था अंत इस लेक्चर का। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो दोस्तों। इसी तरह के पूरे साल के लीगल करंट अफेयर्स को हम लेकर के आएंगे, जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपको। तो चलिए इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।